देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। खास मुलाकात में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान कराची के पूर्व मेयर आरिफ अज़ाकिया साहब। अज़ाकिया साहब मेयर रहे हैं कराची के, लेकिन पाकिस्तान छोड़ के इन्हें लंदन में जाकर के बसना पड़ा। क्या थी वजह, क्यों छोड़ना पड़ा पाकिस्तान, इस मुद्दे पे बात करेंगे। बलूच के मुद्दे पे बात करेंगे, पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति पे बात करेंगे और इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि भारत में हिजाब का जो मामला चल रहा है उसकी आग पाकिस्तान में क्यों लगी हुई है। अज़ाकिया साहब, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल है, आप ऐसा बहुत कम हुआ है जो मेयर जो होता है वो मेयर किसी भी शहर का पहला नागरिक होता है। आप कराची के मेयर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि कराची के मेयर को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान छोड़ करके विदेश में लंदन में जाकर के रहना पड़ रहा है आपको? जब 2005 में एमक्यूएम ने गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनाई तो मुझे एमक्यूएम के लीडर ने कराची के जमशेद टाउन के मेयर के लिए उन्होंने मुझे ऑफ़र की। तो मैं फिर फ्रांस में रहता था, मैं चला गया पाकिस्तान। 4 साल का मेरा टेन्योर था, लेकिन हालात देख के 2 साल में ही मैं वापस आ गया कि मेरे जैसे जो मेरा माइंडसेट था, जो मैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से चीज़ें देखता था, वो मुशर्रफ का पीरियड था, आर्मी हर चीज़ कंट्रोल करती थी, तो मैं एडजस्ट ना हो सका। तो मैं 2 साल के बाद ही रिज़ाइन करके वापस आ गया। वापस आके मैंने जो हालात वहाँ पे देखे थे, तो उस हवाले से फिर मैंने एक लॉबिंग, एक कंपेनिंग शुरू की कि पाकिस्तान में बलोचों के हालात, सिंधियों के हालात, मुहाजिरों के हालात, पख्तून, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इन सब पे मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट और यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में काम करना शुरू किया। और पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। आपके भारत में तो भारत के ख़िलाफ़ हेट स्पीच भी कर देते हैं कई जर्नलिस्ट, लेकिन उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे यहाँ तो सिर्फ सच भी बोल दो तो पाकिस्तान में उनको गोली मार दी जाती है, सब कुछ होता है। तो मैं वापस पाकिस्तान जा नहीं सकता, ये मेरी बदकिस्मती तो है, लेकिन बहरहाल मैं अब पाकिस्तान को एक देश ही नहीं मानता। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट था जो क्रिएट किया गया था, कुछ उनके मकासद थे उसके लिए। तो अब यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स में के जो इश्यूज़ हैं, जो वहाँ पे राइट्स की मूवमेंट है, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उन हवालों से मैं काम करता हूँ। पाकिस्तान बलूच के का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को आप समर्थन करते हैं? ओ यस। और बलूच जो क्रांतिकारी हैं, बलूच जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बड़े लड़ाके होते हैं पाकिस्तान में, उसको लेकर के बाकायदा जो है एक मिलिट्री जो है उनका इंटरफेरेंस रहता है। बहुत सारे बलूच लीडर ऐसे हैं जो गायब हो गए, जिनको मार दिया गया या लापता कर दिया गया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। तो ह्यूमन राइट्स वहाँ पर क्या करें? क्या आप इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए, तो क्या बलूच के लिए कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं? मैं मुख्तलिफ बलोच लीडर्स के साथ अटैच रहा हूँ। हम 2000 से मरी कबीला जो है उसके जो चीफ़ हैं मेहरान मरी, उनके साथ काम करते रहे हैं। हरबियार मरी साहब, ब्रामदाग साहब, इन लोगों की मूवमेंट को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। और आज भी मैं समझता हूँ, अभी तो बेचारे बेसर व सामानी में लड़ रहे हैं, इनको कोई मदद नहीं मिल रही, इसके बावजूद ये मुकाबला कर रहे हैं इस पंजाबी फ़ौज का, जो कि एक ऑपरेसिव फ़ौज है, एक ऑपरेसिव फोर्स है। जैसे कि आपने बताया, मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट हज़ारों में है और आए दिन बलोचों को गायब कर दिया जाता है। तो मैं हमेशा ये अपने प्रोग्रामों में भी कंपेन करता रहा हूँ कि भारत ख़ास तौर पे और बाकी इंटरनेशनल फोर्सेस को आगे बढ़ के बलोचों की मदद करनी चाहिए। बलोच एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, बाय फोर्स ऑक्यूपाई किया गया है। 1948 में फ़ौज कशी करके गन पॉइंट पे बलूचिस्तान का एक्सेशन ट्रीटी साइन कराया गया था। इलीगल ऑक्यूपेशन है और बलोच 1948 से स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती है बलोचों की कि भारत का एक लीगल इंटेग्रल पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर। भारत के कश्मीर के जो महाराजा थे, जो कि लीगल कस्टोडियन थे, महाराजा हरी सिंह, वो मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला के साथ खुद चल के दिल्ली आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई हम एक्सेशन ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। तो कश्मीर तो लीगल भारत का पार्ट है। इसके बावजूद पाकिस्तान खुल के कहता है कि हम कश्मीरियों की हर तरह से मदद करेंगे। टेररिज्म के लिए पाकिस्तान वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है, कश्मीर में सब कुछ है।
जबकि यहाँ बलूचिस्तान एक जेन्युइन राइट्स मूवमेंट है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, इसको भारत क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? आफ्टर ऑल हमारा मातृ देश है, इस पूरे रीजन का मातृ देश भारत है, सिंध का, बलूचिस्तान का। मैं समझता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा भारत की सरकार से कि आगे बढ़े और मदद करे बलोचों के ऊपर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि भारत सैन्य मदद करे, राजनयिक मदद करे, किस तरीके की मदद आप चाहते हैं? बेसिकली तो देखें, बलोचियों के पास कोई रास्ता नहीं है भाग के जाने का, तो अजाइलम, जैसे हरबियार मरी हैं, वो स्विट्ज़रलैंड में अजाइलम पे रह रहे हैं, लेकिन उनकी अजाइलम अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, अपील पे हैं वो। तो अजाइलम दे भारत, बलोचों को ओपन अजाइलम दे, क्योंकि वो बेचारों के पास कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने का। पॉलिटिकल सपोर्ट करे, पॉलिटिकल सपोर्ट इन ए सेंस के दिल्ली में गवर्नमेंट इन एग्जाइल खोले, जैसे आपने तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल खोली है, ऐसे बलूचिस्तान की एक गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल इन एग्जाइल हो, उनको आप पॉलिटिकल सपोर्ट दें। टेररिज्म को भारत ने कभी सपोर्ट नहीं किया। मैं बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है उसमें जो मिलिटेंसी है उसको मैं टेररिज्म नहीं मानता। वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जैसे भगत सिंह लड़ते थे भारत माता की आज़ादी के लिए, ऐसे ही बलोच अपनी जानें भी दे रहे हैं और आज़ादी की जंग एक बुज़दिल फ़ौज से लड़ रहे हैं। तो मैं तो इसको टेररिज्म नहीं मानता, लेकिन फिर भारत एक इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड एथिक्स को फॉलो करने वाला मुल्क है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप हथियार दो बलोचों को, मिलिट्री ट्रेनिंग दो, लेकिन आप पॉलिटिकल सपोर्ट तो दो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अजाइलम तो दो। बिल्कुल। एक चीज़, जो पाकिस्तान में भारत का जो इमेज है या भारत के बारे में जो पाकिस्तान सोचता है, और अक्सर जो पाकिस्तान की जो राजनीति है वो एंटी इंडिया राजनीति है, यानी भारत को गाली दो और वहाँ पर चुनाव जीतो। तो ये तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा, लेकिन क्या आपको लगता है कि सही में भारत को गाली दे करके ही जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ सत्ता में आती है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी ही पाकिस्तान को चलाती है, या पीछे से हमेशा सेना का जो है इंटरफेरेंस रहता है और सेना ही पाकिस्तान को चलाती है, आईएसआई ही पाकिस्तान को चलाती है? देखिए, पाकिस्तान में तो कभी डेमोक्रेसी नहीं आई। पाकिस्तान में या तो डायरेक्ट मिलिट्री रूल करती रही है या इनडायरेक्ट। अब या कोई एक आदमी दुनिया में मुझे बता दें जो ये कहता हो कि इमरान खान इलेक्ट हो के आया है। इमरान खान सिलेक्टेड है, सबको पता है, आर्मी ने ज़बरदस्ती जिताया है। नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर आए, कोई भी आए, कंडीशंस पहले से तय हो जाती हैं। आर्मी के साथ लिमिटेड पावर के साथ इनको लाया जाता है। और आज तक पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। क्यों? कि आर्मी चलने नहीं देती। आर्मी ने अपने टेररिस्ट ग्रुप लाइक टीएलपी, टीटीपी ये सब क्रिएट किए हुए हैं विद इन पाकिस्तान, टेरराइज करने के लिए चीज़ों को, और मामलात को चलने नहीं दिया जाता। अब आपका सवाल कि भारत को गाली देने से ही इनका काम चलता है, तो इमरान खान तो भारत को पसंद करता था, हर दूसरे दिन भारत में बैठा होता था और भारत के चैनलों पर बैठ कर पाकिस्तान आर्मी को बुरा भला कहता रहा था। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बना है तब से कोई दिन ऐसा नहीं होता जब इसको इंडिया फोबिया ना हो, और वो 24 घंटे इंडिया में ये, इंडिया में वो। तो इसको पता है कि मैं उस वक्त तक सर्वाइव करूंगा जब तक मैं इंडिया को बुरा भला कहूँगा तो आर्मी खुश होगी। बिल्कुल। एक चीज़ आपने कहा कि पाकिस्तान में जो भी है, जो रूल रेगुलेशन और पूरा जो है वो सेना तय कर देती है पहले से ही। आप 2 साल तक आपका टेन्योर रहा कराची के मेयर के रूप में, तो इन 2 साल में आपको क्या सेना का इंटरफेरेंस, क्या मेयर के रूप में भी आपको लगा कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेना का कोई प्रतिनिधि है जो गाइड करता है काम को? देखिए, मेरा तो रोल एक म्यूनसिपैलिटी का होता है ना, मेयर का, तो उसमें हाई पॉलिटिकल इश्यूज थे नहीं। इसके बावजूद कराची, पूछ रहा हूँ, क्या ग्राउंड लेवल पे सेना हर जगह है। तो मेयर का काम तो नगर निगम में होता है, लेकिन वो ग्राउंड के लिए आगे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह है, करता है वो वहाँ पे। तो हर उस जगह स्तर है। पे सेना का इंटरफेरेंस। मेरा पार्टी ने जब नाम भेजा मेरे इलेक्शन के लिए, तो आईएसआई के उस वक्त के डीजी जो थे जनरल एहसान, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा इसने जिनीवा में तकरीरें की हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसने यूरोपियन पार्लियामेंट में की हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम पाकिस्तान आने नहीं देंगे इसको। एक लंबी चौड़ी बहस हुई पार्टी के साथ, और फिर उन्होंने इस कंडीशन पे कि इंसान का बच्चा बनेगा, ये अल्फाज थे उसके, इंसान का बच्चा बनेगा तो आ सकता है। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि कराची 55% कंटोनमेंट है। ये दुनिया का वाहिद कॉस्मोपॉलिटन है जिसमें यूनिवर्सिटी शहर से बाहर हैं, कंटोनमेंट शहर के अंदर है, और 55% कंटोनमेंट है। अब म्यूनसिपैलिटी के हवाले से जो आपकी सर्विसेज हैं उसमें बड़ा मसला होता है, और फिर वो हर जगह क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है।
पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की वाहिद आर्मी है। दूसरी आर्मीज होती है ना, वो दूसरे मुल्कों में जाके ज़मीन कब्ज़ा करती है, लोगों को मारती है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद आर्मी है जो अपने ही मुल्क की ज़मीनों पर कब्ज़ा करती है और अपने ही मुल्क के सिविलियंस को मारती है। ये बड़ी बदकिस्मत कंट्री है। इसको कंट्री भी कहना एक गलत बात होगी। ये कहीं से कोई कंट्री नहीं है। ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिकल एजेंडे के साथ एक आर्मी है। उनके मफाद का वो है। चीफ जस्टिस होता है वो पाकिस्तान का, वो आर्मी के अंडर में होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप कह लें, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आर्मी के अंडर में होते हैं। मीडिया, डीजी, आईएसपीआर की मर्ज़ी के बगैर एक लफ्ज़ नहीं छाप सकते। तो हर चीज़ कंट्रोल्ड है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान आर्मी का ही अपना एजेंडा होता है। मैं देखता हूँ भारत को, भारत की आर्मी है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, किसी का बच्चा बाहर नहीं पढ़ रहा होता क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो। हमारी आर्मी के जनरल गफूर को ले लें आप, जो अभी कुछ अरसे पहले डीजी आईएसपीआर थे, 1,92,000 रुपया तनख्वाह है। 3 बच्चे यूरोप में पढ़ते हैं, साल का $2 लाख खर्चा है। आप बताएं, तनख्वाह तुम्हारी इतनी है, कहाँ से पढ़ा रहे हो भाई तुम? तुम्हारा जागीरदार ख़ानदान से भी नहीं हो। आर्मी में जिसके देखो बच्चे बाहर पढ़ते हैं। हमें ये सर्टिफिकेट देते हैं कि ये गद्दार है। खुद मुझे बता दें, मुशर्रफ बाहर रह रहा है, कियानी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, राहिल शरीफ सऊदी अरब में रह रहा है, कनाडा भरा पड़ा है तमाम जनरलों से। अभी आसिम बाजवा लूट मार करके पापा जॉन्स की वो उधर बैठा है। इवन चीफ जस्टिस जो अभी लास्ट वीक रिटायर हुआ, फैमिली को लेके अमेरिका चला गया हमेशा के लिए। हमारे मुल्क में बैठे हुए होते हैं, हम पे रूल कर रहे होते हैं, तो हमें गद्दार कहते हैं, फ़ायदे उठा के फ़ौरन निकल जाते हैं। लेकिन आपको भारत में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। भारत के सारे रिटायर्ड जनरल हैं, वो इधर ही बैठे हुए हैं। भारत से तो पाकिस्तान की तुलना करना ही बेमानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी लेवल पे पाकिस्तान की तुलना भारत से नहीं की जा सकती। एक चीज़ जो अभी आपने मीडिया की बात करी, मीडिया, पाकिस्तान मीडिया को अक्सर मैं देखता हूं, जब आप चूंकि इंटरनेट का ज़माना, जैसे पाकिस्तान मीडिया है, वहाँ की सरकार की आलोचना भी करते हुए मैंने देखा कि इमरान खान की बहुत आलोचना होती है वहाँ पे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की हो, चाहे वो उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे जो भी हो। इमरान खान की खुद जम के वहाँ पर जो है खिलाफ। इमरान खान बेचारा है क्या? सेना के बारे में आज तक मैंने नहीं किसी बोलेंगे। मीडिया को नहीं देखा कि सेना के किसी भी मेजर जनरल या किसी भी डिसीजन के बारे में वहां पर, जबकि इतना ज्यादा इंटरफेरेंस है, एवरीबॉडी नोज की सरकार सेना ही चला रही, लेकिन फिर भी मीडिया जो है वहां पे सेना के बारे में कुछ नहीं बोलती। हामिद मीर ने एक बार बोल दिया तो बेचारे को गोली लगी ना, गोली लगी, बिल्कुल। तो कैसे बोल सकते हैं? कल वो इकरारुल एहसन, मेरा सवाल ये कि क्या मीडिया भी सेना चला रही है? ऑफ कोर्स, बाकायदा कई जर्नलिस्टों की मैंने वो देखे हैं, ट्विटर स्टेटस देखे हैं कि हमें डीजी आईएसपीआर ने सख्ती से पाबंद किया हुआ है कि बग़ैर इजाज़त के आप कोई लफ्ज़ भी नहीं छाप सकते। इंडिया, अफ़गानिस्तान, वो तो सुधार रहे हैं अपने इलाके में, ठीक है, अपने में कर रहे हैं, अपने में कर रहे हैं ना। लेकिन अब जिम्मेदारी तो यहाँ के मौलवियों की है। लेकिन यहाँ का मौलवी सुधरने को तैयार नहीं, क्योंकि सुधरने का मतलब ये होगा कि वो अपनी अथॉरिटी खोते हैं। अभी तो मौलवी के कंट्रोल में चीज़ें हैं। देखें, हर मुसलमान जुम्मे की नमाज 90 से 95% मुसलमान मस्जिद में जाके पढ़ता है। वो मौलवी जो है ना, आर्मी पाकिस्तान में या यहाँ पे कम्युनल लीडर्स वो कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे आदमी सर झुकाए जुम्मे की नमाज के लिए खुतबा सुन रहा होता है ना, वहाँ पे वो जहर डाला जाता है। जब तक आप दूसरा बच्चा जो है मदरसे में जाता है, उसको पहला सबक ये दिया जाता है कि बेटा तुम मुसलमान पैदा हुए हो, तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ख्र कर सकते हो क्योंकि सिर्फ तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं। तुम जन्नत में जाओगे, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। वो 2 साल का 4 साल का बच्चा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उधर ही आ जाता है। वो कहता है ये बराबर में मेरे जो बैठा है ना, ये तो मेरे से कमतर है, क्योंकि ये तो गलत है, ये तो जहन्नमी है, ये तो जन्नत में नहीं जाएगा। बिगाड़ यहाँ से आता है। मदरसा एजुकेशन बंद करें। आपको इस्लाम पढ़ाना है बच्चे को, अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं, क्योंकि आप मुसलमान हो ना, आपको आता है। अपनी बच्चे की माँ पढ़ाए, तुम पढ़ाओ, आधा घंटा दे दो, रोज़ का आधा घंटा दे दो। या आप स्कूल में एक सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे यूरोप में है। यूरोप में रिलीजन का सब्जेक्ट होता है, मुसलमान बच्चों की अलग क्लास होती है, क्रिश्चियन बच्चों की अलग होती है, हिंदुओं की अलग होती है, सबके टीचर रखें। आप यहाँ पे भारत में, पाकिस्तान में एक स्कूल में रिलीजन का सब्जेक्ट रखते हैं जो यूनिवर्सल हो। आपको पता ही नहीं मदरसे में मौलवी क्या जहर डाल रहा है बच्चे के जहन में।
तो ये है कि मदरसा कल्चर ख़त्म करना होगी। आसाम में आपके ऑफिस गवर्नमेंट मदरसे बंद कर दिए गए। मैं कहता हूँ प्राइवेट मदरसे भी बंद होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट फंडिंग बहुत होती है। फिर मदरसा बंद कर दें, सबको एक एजुकेशन दें। फ्रांस ने, मैं जब वहाँ पे 2004 में रह रहा था, तो अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया, नया लेजिस्लेशन आया कि आप स्कूल कॉलेजेस में रिलीजियस साइन पहन के नहीं जा सकते, क्रॉस पहन के नहीं जा सकते, हिजाब पहन के। उसके पीछे जर्नलिस्ट ने पूछा मकसद क्या था। उसने कहा भाई हम डिवाइडेड कौम नहीं पैदा करना चाह रहे, हम वी वांट टू बिल्ड वन फ्रेंच नेशन। और उसके लिए यह है कि मज़हब को घर पे छोड़ के आओ भाई, मज़हब अपने घर पे छोड़ के आओ, वो कौमें इसीलिए तरक्की कर रही हैं। हमने उस पर प्रोग्राम भी किया था, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, करीब 6 महीने 8 महीने पहले की ये बात है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, ख़ासतौर पे इस्लाम की बात करी आपने। भारत का जो इस्लाम है और बांग्लादेश का जो इस्लाम है और पाकिस्तान का जो इस्लाम है, क्या भारत में बैठे हुए जो मुस्लिम हैं, जो इस्लाम के को मानने वाले, क्या उनको अभी भी ये लगता है कि गज़वाए हिंद हो सकता है और इनको बाहर से फीड किया जा रहा है, गज़वाए हिंद के लिए पूरा मूवमेंट चला रहे हैं इंटरनली? सबसे बड़ी बदकिस्मती साउथ एशियन मुसलमानों की, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की ये है कि हमें शुरू से ये एक ज़ईफ़ हदीस होती है ना, जो वो ज़ईफ़ हदीस है, जिसको अरब को आप किसी को पूछें गज़वाए हिंद, वो बोलेगा ये क्या है, मुझे नहीं पता। ये सिर्फ यहाँ के मुसलमानों में डाली गई है। गज़वाए हिंद बच्चे बच्चे के जहन में डाली गई है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि भाई एक वक्त आएगा कि इंडिया में पूरा हिंदुज़म ख़त्म हो जाएगा, सारे मंदिर ख़त्म हो जाएंगे, सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, तब तक क़यामत नहीं आएगी। ये गलत है। यहाँ के मुसलमानों को, चाहे वो पाकिस्तान का है, इंडिया का है, बांग्लादेश का है, उसको जहनों से निकालना होगा। एक आम बच्चे की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक सेलिब्रिटी है शोएब अख्तर, पढ़ा लिखा है, अमीर घर के है, वो इंटरव्यू दे रहा है, जी हम तो मानते हैं कि खुरासान से, सेंट्रल एशिया से सारी फ़ौजें आएंगी, पाकिस्तान में जमा होंगी, फिर यहाँ से हम जाएंगे, पहले कश्मीर फतह करेंगे, फिर दिल्ली फतह करेंगे। मेरे मोबाइल में वीडियो पड़ी उसकी, है ना। सेलिब्रिटी का ये हाल है, तो आम मदरसे में पढ़ने वाले जाहिल का क्या हाल होगा। और वो सेलिब्रिटी जो इसी देश से कमा के इतना तो उसने क्रिकेट में नहीं कमाया जितना यहाँ पे जजेस बन के प्रोग्रामों में इसने कमाया है। तो ये आम आदमी का वहाँ पे हाल है, यहाँ पे भी है। देखें, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि इंडियन मुसलमान जो हैं वो अपने देश से प्यार नहीं करते। मैं कहता हूँ बहुत करते हैं। बदकिस्मती ये है कि वो मुस्लिम इंडिया से प्यार करते हैं। उनके जहनों में ये है, पाकिस्तान का मुसलमान है वो भी इंडिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये सोच के कि ये मुसलमानों का देश है, नबी पाक ने हमें दिया था, ये हमारे हवाले, ये हिंदुओं ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये इनके जहनों में है ना गज़वा हिंद, तब तक खुद भी कभी तरक्की नहीं करेंगे और अमन सुकून भी नहीं आएगा। वक्त खत्म होने का, मतलब इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का वो चला है। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, गीता के बारे में कहते हैं कि आपको गीता की काफ़ी जानकारी है और गीता के बारे में आपके अपने ख्यालात हैं। देखें, मुझे गीता किसी ने भेजी आज से 2.5-3 साल पहले, तो मेरे जहन पूरा बदल गया पढ़ के। मेरे को समझ में तो नहीं आई, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज एंड डिफ़िकल्ट थ्योरी, लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत रिलीजन्स का स्टडी है ना, उसमें मैंने ये एक अलग ही किस्म का फ़िलोसॉफ़ी ऑफ लाइफ देखी। आपको मुसलमानों में ये कहा जाता है कि अल्लाह ने सबको पैदा किया, लेकिन जो मुसलमान है उसको जन्नत में भेजेगा, जो हिंदू है या नॉन मुस्लिम है वो जहन्नम की आग में जलेगा। जबकि पैदा सबको अल्लाह ने किया है और उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चा पैदा किया है, जो 3 बच्चे, एक मेरी बात मानता है, 2 नहीं मानते, तो मैं उनको आग में डालूँगा। ये किस किस्म का गॉड है या जो भी है। इसके अलावा मेरे को कई चीज़ों में डिफरेंस नज़र आई, चीज़ें नज़र आईं। तो गीता में आपको कन्फाइन नहीं किया जाता कि भाई आप इसकी इबादत करो और इसकी नहीं, आपको जिसकी इबादत करनी है करो। गीता कहती है, वही जाते हैं, गीता कहती है कि अपने इर्द गिर्द को क्लियर रखो, उनकी ख्याल रखो, चाहे वो तुम्हारे इर्द गिर्द में इंसान हैं, जानवर हैं, फल फूल हैं, प्लांट्स हैं। आज का यूरोपियन अमेरिकन साइंटिस्ट चीख रहा है कि क्लाइमेट की हिफाजत करो, ये करो। हज़ारों साल पहले गीता ने कह दिया।
आज का यूरोप अमेरिका का साइंटिस्ट कह रहा है ऑर्गेनिक फूड खाओ। हज़ारों साल पहले गीता ने और सनातन ने कह दिया कि ऑर्गेनिक फूड खाओ, वेजिटेरियन फूड खाओ, प्लांट बेस्ड चीज़ें खाओ। तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स ए वेरी सॉलिड मैसेज ऑफ लाइफ, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ विच कम्स आउट ऑफ गीता। आपको गीता में कहीं नफ़रत का पार्ट नहीं मिलेगा, किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाते, जुल्म करना नहीं सिखाते। अब आप कहेंगे कि जुल्म कुरान सिखाता है, तो हाँ कई जगहों पे है, काफिर मार दो, इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, कई जगहों पे है। जकारिया साहब, एक सवाल और भी जो बच गया, मुझे लगता है कि आपकी जो उस पर क्या जानकारी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आपका व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है उस मामले पे। हिंदू राष्ट्र के लिए यहाँ बात चल रही है, बहुत सारे जो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि क्या आपका क्या सोचना है, क्या हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखें, जहाँ तक बात है, ये एक ज़माना था कि ये पूरा इंडिया, भारत जो भी है, अखंड भारत, वो पूरा हिंदू था ना। वो तो फिर इन्वेजन होने शुरू हुए और उसमें फिर इस्लामिक चीज़ें आईं और फिर क्रिश्चियनिटी आई। तो नॉर्मली जब इस देश में 85% हिंदू रहते हैं, उनका हक है कि, और फिर दूसरा क्या है कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए कोई और जगह है नहीं, यही जगह है, ठीक है। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन पहले उसके लिए आपको ग्राउंड बनाना होगा। ग्राउंड इन ए सेंस ये है कि मैं काफ़ी इंडियनों से करीब में जानता हूँ, यूरोप में भी जहाँ मैं रहता हूँ, और यहाँ भी मेरा इंटरेक्शन होता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो बदकिस्मती से हिंदू कौम में सेक्युलरिज्म का नाम का एक ढकोसला है ना, वो ज़्यादा है। हमारे लंदन में, इंग्लैंड में एक सेंसस हुए थे पिछले साल, 1.5 साल पहले, तो उसमें एक कॉलम था रिलीजन का। तो किसी मुसलमान को नहीं समझाना पड़ा कि उधर तुम्हें क्या लिखना है, लेकिन हिंदुओं को हमें बाकायदा कैंपेन चलानी पड़ी कि भाई साहब सेक्युलर नहीं लिखना। वो हम तो सेक्युलर हैं, सेक्युलर लिख रहे थे। इससे क्या होता है कि जब ब्रिटिश सरकार फिर आपको फंड एलोकेशन करती है रिलीजियस प्लेसेस के लिए, तो मुसलमानों को तो उनके हिंदू तो होता ही नहीं है, आधा तो सेक्युलर, कि नहीं हम फिर शर्माते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो पहले आपको हिंदुओं को हिंदू बनाना होगा। इसके बाद मेरे कई दोस्त हैं जो मुझे सोशल मीडिया पे मेरे पैगाम देखते हैं, जो यूट्यूब वगैरह पे, वो मुझे कहते हैं कि आरिफ, अक्सर मैसेज आते हैं, वो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आरिफ भाई, हम आपकी बात सुन के हमने भी गीता पढ़नी शुरू की, पहली बार हमने अपने बच्चों को पढ़ानी शुरू की। एक बहन का मैसेज आया कि हमने कभी नवरात्रि नहीं मनाई थी, आपके पैगाम से हमने गीता पढ़ी तो हमने फिर नवरात्रि भी मनाई और हमारे अंदर वो फीलिंग आई। मैं कहता हूँ पहले आपको सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हिंदू बनाने होंगे, ग्राउंड बनाएंगे। आप आज हिंदू राष्ट्र का ऐलान करें ना, कोई मुसलमान इतनी मुखालफत नहीं करेगा जितने आपके सेक्युलर हिंदू करेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया तो मुसलमानों ने तो जाके जो किया सो किया, लेकिन आपके एक से एक सेलिब्रिटी जाके खड़ी हो गई, हिंदू जर्नलिस्ट शुरू हो गए, करण थापर शुरू हो गए, तो ये शुरू हो गए। पहले आपको अपने मुल्क में इस धर्म को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिल्कुल, सबसे पहले ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो दीमक है, इस दीमक को पहले खत्म करना पड़ेगा। यही हिंदू राष्ट्र का सपना जो है वो सपना पूरा हो पाएगा। एग्जैक्टली। ऐसा हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, आप आए और हमारे साथ आपने थैंक यू इतना वक्त दिया। जी, आसिफ ज़कारिया साहब थे, जो तकरीबन हर मुद्दे पे, वैसे मुद्दे पे जो अभी वर्तमान में हॉट टॉपिक हैं, हॉट इशूज़ हैं, उन पे उन्होंने बात करी। या खासतौर पे हिंदू राष्ट्र के बारे में जो उन्होंने कहा, काबिल गौर है कि हिंदू को पहले हिंदू बनाना पड़ेगा और सेकुलरिज्म का जो दीमक है पहले उसे हटाना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र का सपना जो है वो पूरा हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।